Evening, everybody. On behalf of Gyan Adab and Guldasta Urdu, today we bring a new literary program on the humorous character of Chacha Chakkan. Chacha Chakkan is a humorous character created by the famous author Imtiaz Ali Taj, who was born in 1900 and died in 1970. To conduct today's program, we have with us Nasima Merchant, who is the Managing Committee member and Managing Trustee of Gyan Adab, and Vijaya Teksinghani, who is a regular member of Guldasta Urdu and has done a number of programs with us, and of course, Namita Prakash, Hindi and Urdu author, writer, literator, and these three ladies will be conducting the program today. I now request Shehzad to focus the camera on Nasima, who will introduce the essence of today's program and explain about the character of Chacha Chakkan, and of course a short introduction and mention of the author Imtiaz Ali Taj. Nasima ji, can you start about the program? शुक्रिया फारूक। चलिए एक बार फिर हम गुलदस्ता उर्दू की जानिब से आपके सामने पेश खिदमत है। कहानी जो हम बचपन में दादी नानी की ज़बानी सुना करते थे, और आज भी जब कहानी का नाम आता है तो बच्चे, बूढ़े और बड़े सभी खुश हो जाते हैं। मगर आजकल कहानियां कम पढ़ी जाती है, किताबों के जरिए तो बहुत ही कम। मगर टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर पर अगर कोई कहानी पढ़ भी ली जाए तो ये कहानी अधूरी छोड़ दी जाती है या उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेती। हाँ, मगर कहानी सुनना हर कोई पसंद करता है, और वो भी ऐसी कहानियां जो मज़ाहिया हों, और दूसरा उन कहानियों को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाए। तो सामईन, आज हम आपके सामने मज़ाहिया कहानियां ड्रामाई अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम चाचा छक्कन की कहानियां पेश करने जा रहे हैं, और इस किरदार को हमारे सामने तारुफ कराने वाली इम्तियाज अली ताज है। ये वही इम्तियाज अली ताज है जिन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा, उस पर कई पिक्चरें बनी, और जो सबसे फेमस पिक्चर थी वो मुगल आजम थी, जो कि आसिफ ने लिखी थी। इम्तियाज अली ताज ने चाचा छक्कन के नाम से 1926 में एक ड्रामा लिखा था, जो अंग्रेजी ड्रामा जयरोम के मशहूर किरदार अंकल गोजर से मिलता जुलता है। चाचा छक्कन आज तक उर्दू अदब के सबसे मज़ाहिया किरदार है। उनके किरदार की खूबी ये है कि वो समझते हैं कि वो हर काम में एक्सपर्ट है, लेकिन वो हर काम बिगाड़ देते हैं और हालात मजीद खराब हो जाते हैं। वो कभी कभार अपने जिम्मे कोई काम ले भी लेते हैं, लेकिन वो गड़बड़ को इसकी वजह से तुगनी का नाच नचाते हैं, और इनका ऐसा किरदार दुनिया भर में मशहूर है। आइए उनके इस किरदार से जुड़ी कहानियां सुनते हैं। तो आगे चलते हैं। नमिता जी, आज मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि शहजाद कैमरा नमिता जी पे फोकस करें, एंड आई रिक्वेस्ट नमिता जी टू नरेट द स्टोरी चाचा छक्कन ने सबके लिए केले खरीदे। तो नमिता जी, आपके अनोखे अंदाज में ये कहानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर मर्चेंट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरू कर रही हूँ कहानी चाचा छक्कन ने सबके लिए केले खरीदे। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना के बयान करने से मेरी ये गरज हरगिज नहीं कि इससे चाचा छक्कन की फितरत के जिस पहलू पर रोशनी पड़ती है उसके बारे में आप कोई पक्की राय बना लें। सच तो ये है कि चाचा छक्कन का इस तरह का कारनामा मुझे सिर्फ यही एक मालूम है। न इससे पहले कोई ऐसा वाकया मेरे देखने में आया और न इसके बाद में, बल्कि ईमान की पूछिए तो इसके उल्टे वाकयात कई मेरे देखने में आ चुके हैं। बहुत बार देख चुका हूं कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौरियां, गंडेरियां, चिलगोजे या मूंगफलियां एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर भर के लिए ले आते हैं, और फिर अरे क्या बड़ा क्या छोटा हर एक को बराबर बांट कर खाते खिलाते रहे हैं। पर उस दिन न जाने क्या बात हुई कि उसी की तफसील तो मुझे बयां करनी है।
उस दिन तीसरे पहर के वक्त संयोग से चचा छक्कन और उनके नौकर बुंदू के सिवा घर पर कोई मौजूद न था। मीर मुंशी साहब की बेगम को जाड़ा बुखार आ रहा था। चची दोपहर के खाने से छुट्टी पाकर उनके यहाँ हाल पूछने चली गई थी। बन्नों को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने फरमाया, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाती। अरे वहां बच्चों के साथ खेल कर बहली रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बन्नों को साथ ले गई। इमाम मीर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने जा रहा था, मगर बन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के ख्याल से उसे भी वहीं ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का क्रिकेट मैच था, वो सुबह से उधर गया हुआ था। और मोदे मोदे तो हमेशा की तरह तमाशाई बनकर लल्लू के साथ गया हुआ था। 2 बजे से सिनेमा का मैटनी शो था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। अरे छुट्टन को जैसे ही पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ठीक वक्त पर मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने चची का हवाला देकर एक छोटा सा लेकिन काबिलियत भरा लेक्चर देते हुए उसे भी इजाजत दे दी। असल बात यह थी कि चची कहीं मुलाकात को गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए चचा से इजाजत लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती। ऐसे नादिर मौकों में चचा पूरी तन्हाई को ज्यादा पसंद करते हैं और जिन बातों की तरफ चची का अरसे से ध्यान नहीं गया, ऐसे वक्त चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी तरफ ध्यान देते हैं। आज चचा ने चची की गैर हाजिरी में घर के तमाम ऐसे बर्तन जो पीतल के थे सहन में जमा कर लिए थे। बुंदू को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। सहन में मोंढा डालकर बैठ गए थे। पांव मोंढे के ऊपर रखे हुए थे और हुक्के की नाल मुंह से लगी थी। निजी देखरेख में पीतल के बर्तनों की सफाई की तैयारी हो रही थी। अरे अहमद, अब दूसरा बर्तन क्या होगा? जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से एक में इमली भिगो डाल। अब ये पीतल का लोटा काम दे जाएगा। साफ तो उसे करना ही है, एक दूसरा बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या फायदा? ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाती? बुंदू ने चचा ने जरूरत भी पूरी हो गई और अपना यानी कि काम भी एक हद तक हो गया। अब बावर्ची खाने जाकर बर्तन मांजने को थोड़ी सी राख लिया। किस बर्तन में लाएगा भला, बता? बुंदू ने बड़ी समझदारी से तमाम बर्तनों पर निगाह डाली और उनमें से एक तश्तरी उठाकर चचा की तरफ देखने लगा। चचा भी इस गरज के लिए शायद तश्तरी ही तजवीज करना चाहते थे। अपनी तरफ से हिदायत देने का मौका न मिला तो बड़े परेशान हो गए और पूछने लगे कि तश्तरी क्यों भला? भला क्यों? बुंदू बोला, चूल्हे से उठाकर इसमें आसानी से राख रख लूंगा। अहमद कहीं का, अरे इसके अलावा खुले बर्तन में राख होगी तो उठा उठाकर बर्तन मायने में आसानी ना होगी। बुंदू अभी बावर्ची खाने से राख लाने ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। कलकतिया केले बेचने लाया था। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तो चचा चुप बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की खींचतान चल रही है। आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बुद्धू को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बुंदू ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो मतलब हुआ कि 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24 यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं, जाकर कह दो 3 पैसे के 2 देता है तो दे जाए। 2 मिनट बाद बुंदू ने आकर कहा कि मान गया केले वाला। कितने केले लेने हैं? फल वाला इतनी आसानी से राजी हो जाएगा ये चचा ने सोचा ना था, पर यह सुनते ही चचा की नीयत में फितूर आ गया। यानी 3 पैसे के 2 केले? क्या ख्याल है, महंगे तो नहीं है इस भाव में?
बुंदू बोला, पर अब तो फैसला हो गया ना। अरे तो क्या किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव में केले लिए जाएं? हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे, ना देता है ना दे, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। बुंदू पशुपेश की हालत में खड़ा हुआ था। अबे तू जाकर कह तो सही, मान जाएगा। बुंदू जाने से कतरा रहा था। आप खुद कह दीजिए ना। चचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बुंदू को घूरा। वो बेचारा डर गया, लेकिन खड़ा वहीं रहा। चचा को उसकी पशुपेश किसी हद तक जायज मालूम हुई। उसे दलील का रास्ता देकर समझाने लगे। तू जाकर कह दे जाकर, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कहे थे, वो तो मैंने गलत भाव कह दिया आकर। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बुंदू जी कड़ा करके बाहर चला गया। चचा जानते थे भाव ठहराकर उससे मुकर जाने पर केले वाला क्या गुल्क मचाएगा। बाहर निकलना भी ठीक मालूम न होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी, उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। है, आप ही ने तो एक भाव ठहराया था, अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का, जैसे हम तो कुछ समझते ही नहीं। या बेईमानी तेरा ही आसरा। बुंदू बेचारा चुपका खड़ा था। फल वाला बकता झकता झाबी उठाकर चलने लगा। बुंदू भी अंदर जाने को मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचने ही ना पाया था कि फल वाला रुक गया। झाबी उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बुद्धू अंदर आया तो चचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी ख्याल में मग्न हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की रग रग से वाकिफ हैं। तो क्या केले लेने ठीक होंगे? चचा ने उंगलियों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम खुद, छुट्टन की अम्मा, लल्लू, दद्दू, बन्नो और छुट्टन, गोया 6 दूनी क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे, 12 यानी 1 दर्जन। ये आदमी 2 केले बहुत होंगे। अरे फल से पेट थोड़ी ना भरा जाता है, मुंह का जायका ही तो बदला जाता है। पर देखियो, 2-3 गुच्छे अंदर ले आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने नाक भौं सिकोड़ते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का मुआयना किया और दर्जन भर केले अलग कर लिए। केले वाला बाकी केले लिए बड़बड़ाता हुआ चला गया। चचा ने बुद्धू की ओर ध्यान दिया। बोले, ले इन्हें खाने की डोली में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा वक्त बर्बाद हो गया इस किस्से में। बुंदू केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। जरा जोर से हाथ, ताकि बर्तन पर रगड़ तो पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के इस्तेमाल से पहले उन्हें एक बार खूब अच्छी तरह मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह बांध ले, किसी दिन काम आएगा। अभी अभी तो आप ही देखियो, इन काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, मैंने कहा वो केले एहतियात से रख दिए हैं ना डोली में। अच्छे भाव मिल गए। एक एक के लिए 2-2 ठीक रहेंगे। अब बस मंज गया। अब रगड़ इस पर इमली। इस तरह देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। ये इमली दर हकीकत बड़ी बेनजीर चीज है। मगर मैंने कहा, बुंदू मेरे भाई जरा उठियो जरा। उन 2 केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए, हम अभी खा लेते हैं। अरे बाकी लोग जब आएंगे अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बुंदू ने उठकर 2 केले चचा को ला दिए। चचा ने मोड़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को
थोड़ा थोड़ा छीलना और तकल्लुफ से खाना शुरू किया। तुम अपना काम किए जा जरा झपाटे से। देखना अब जरा देर में इन बर्तनों की क्या शक्ल निकल आती है। केले अच्छे हैं, बस यूं ही जरा जोर से हाथ। छट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद किए हैं। और फिर लुत्फ ये कि हड़ लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। आखिर कितने की आ गई इमली? ना ना खुद कहो, कितने की आई इमली? 2 पैसे की ना, तू आप ही तो खरीद कर लाया था। और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया। ये तो हुआ नहीं कि तुझसे आंख बचाकर बीच में हमने कुछ मिला दिया हो। बस ये जितनी भी करामात है सब इमली की है, महज इमली की। और वो मैंने कहा अब क्या केले बाकी रह गए? 10। अरे खूब चीज है इमली। 1 टके के खर्च में चीजों की काया पलट हो जाती है। मगर बुद्धू, अब इन 10 केलों का हिसाब कैसे बैठेगा ये समझ नहीं आ रहा है। यानी कि हम शरीक ना हों जब तो हर एक को 2-2 केले मिल रहे हैं, लेकिन हमारी शिरकत के बगैर शायद दूसरों को खाने का जी ना चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नजर उठाकर भी देखना ना चाहेंगी। तूने तो खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे चाहे 1000 ऐब हों, 1000 ऐब हों, पर खूबी इतनी जरूर है कि नदीदे और लालची नहीं है। सबने मिलकर हमको शरीक करने के लिए इसरार शुरू कर दिया तो बड़ी दिक्कत होगी। बराबर बांटने को केले काटने पड़ेंगे। और ये कलकतिया केलों की हैसियत ही क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। क्या केले बताए थे तूने? 10, 6 आदमी, टेढ़ी बात है। मगर हम कहते हैं मसलन फी आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो। अरे 2-2 ना सही, 1-1 ही हो, मगर खाएं तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर। ठीक है ना? गोया 6 रख छोड़ने जरूरी है। तो इस सूरत में क्या अकेले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना? तो मेरे ख्याल में वो चारों फालतू केले लेता, बाकी बचे 6 तो अपना ठीक हिसाब से तकसीम हो जाएंगे। बुंदू उठकर 4 केले ले आया। चचा ने इत्मीनान से उन्हें खाना शुरू कर दिया। हाँ तो तू कायल हुआ कि नहीं इमली की करामात का? बेशुमार फायदों की चीज है, मगर क्या कीजिए, इस जमाने में देश की चीजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। अरे यही इमली अगर विलायत से डिब्बों की शक्ल में आ जाती तो जनाब लोग टूट पड़ते इस पर। हर घर में इसका डिब्बा मौजूद रहता, मगर चूंकि पंसारी की दुकान पर मिल जाती है ना तो कोई कद्र नहीं करता। इसके और भी तो बहुत से फायदे हैं, यानी सिर के दर्द की शिकायत के लिए इससे बेहतर चीज सुनने में नहीं आई। और फिर ये भी नहीं कि कड़वी हो, कसैली हो, बदमजा हो, बदबूदार हो। शरबत बनाइए खट्टा मीठा, ऐसा मजेदार शरबत होता है, ऐसा मजेदार शरबत होता है कि क्या कहिए। केले भी बड़े मजेदार हैं, ज्यादा न लिए तूने, बोल देता। अरे इमली का शरबत पिया है तूने कभी? कैसा जायकेदार होता है। गर्मियों में तो नेमत है नेमत। इम्तले और सफरे के लिए भी फायदा करती है। अब ये इम्तला और सफरा क्या चीज है फिर कभी समझाएंगे। तो अब केले तो अब 6 बाकी रह गए ना। कुछ नहीं, बस ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा। हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का, हमें हमारे हिस्से का। अरे काट चाट का झगड़ा तो खत्म हुआ कम से कम। अपने अपने हिस्से का केला लें और जो जी चाहे करें। जी चाहे तो आज खाएं, जी चाहे ना खाएं कल खाएं, और क्या। होना भी तो यही चाहिए। जब जी न चाहे कोई चीज खाई जाए तो वो बदन को नहीं लगती, यानी अकारत चली जाती है। कोई चीज आदमी उसी वक्त खाए जब उसके खाने का जी चाहे। छट्टन की अम्मा तो हमेशा यही करती हैं।
जी चाहता है तब कोई चीज खाती हैं, ना चाहे तो कभी हाथ तक नहीं लगाती। और हमारा अपना भी वही हाल है, ये फुटकर चीजें खाने को कभी कभार ही जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब ये केले हैं, बीसियों दफा दुकान में रखे देखे, कभी जीना चाहा, आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो ऐसी ही तबीयत है, न जाने शाम को जब सब आए ख्वाहिश ही ना रहे। यकीन से क्या कहा जा सकता है, दिल ही तो है, हो सकता है उस वक्त केले के नाम से तबीयत को नफरत हो। ऐसी सूरत में हम समझते हैं बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं, क्यों, है ना? अपनी अपनी तबीयत है, अपनी अपनी भूख, जिसका जब जी चाहे खाए, इसमें तकल्लुफ कैसा? ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ ही अच्छी है। सुना नहीं तूने? एज़ौक एज़ौक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते। तो जरा उठियो मेरे भाई, बस मेरे हिस्से का केला लाना, बाकी सब एहतियात से वहीं रखे रहने देना। हुक्म के मुताबिक बुंदू ने केला चचा को लाकर दे दिया। चचा छीलकर खाने लगे। देखा देखा, अरे क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह! ये इमली का नुस्खा असर ही ऐसा रखता है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं? अरे जो देखेगा यही समझेगा कि अभी बाजार से मंगवा कर रखे हैं। अरे दूसरों का क्या जिक्र, हमारी गैर हाजिरी में यूं साफ किए गए होते तो वापस आकर हम खुद ना पहचान सकते। अरे छुट्टन की अम्मा भी देखेंगी तो एक बार तो जरूर चौंक पड़ेंगी। तुझसे पूछें तो कह दीजिए मियाँ सारी दोपहर बैठकर साफ कराते रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखियो, इमली का जिक्र ना आने पाए। हाँ, ऐसी बात बता दो ना तो काम की अहमियत नहीं रहती, समझ गया ना? बस ये इमली की बात आगे ना निकलने पाए, जो पूछे यही कहियो मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उससे साफ कराए हैं। बच्चों के सामने भी जिक्र ना करना, नहीं तो बात निकल जाएगी। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म ना हो। अरे उसके खाने पीने का इंतजाम टीम वालों ने कर दिया होगा, नहीं तो खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है? कोई इंतजाम ना होता तो मोदे को भेजकर खाना मंगवा सकता था। खूब तरमाल उड़ाया होगा आज, मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। अरे यही उम्र है खाने पीने की, खाने दो। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए, और क्या वहीं किसी दुकान पर बैठकर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, ज्यादा खा खा कर कहीं बदहजमी ना कर लाए। साथ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और बन्नों का क्या है, वो तो माँ के साथ है, वो ख्याल रखेगी कि कहीं ज्यादा ना खा ले। मगर मैं कहता हूं केले आज हमने बड़े बेमौका लिए। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो ये सब बड़े बड़े माल उड़ा रहे होंगे। केलों को क्यों खातिर में लाने लगे? और तूने भी याद नहीं दिलाया, नहीं तो क्यों लेते इतने सारे केले, बेकार खराब होंगे। रात में रखे रह गए तो एक बाकी ना रहेगा सड़ने से, या सूख कर काले पड़ जाएंगे। मगर अपनी करनी का इलाज ही क्या, अब तो खरीद लिए, क्या किया जाए, किसी ना किसी तरह तो ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। फेंके तो जा नहीं सकते, तो बुंदू ऐसा कर मेरे भाई, जरा उठियो तो, ले आ सारे केले, ले आ, मैं ही उन्हें खत्म कर डालूं। तो इमली के बहाने सब केले खलास हो गए, एक डजन केले खलास हो गए। चचा छक्कन ने बड़े तरीके से सारे केले खा लिए। और मैंने शुरुआत में इस कहानी के कहा था कि चचा छक्कन की फितरत ऐसी नहीं थी, लेकिन वाकया कुछ ऐसा हुआ
कि ये कारनामा घट गया। जब घर में चिक्की भी आती है ना तो चुपचाप हम लोग आस्ते आस्ते पूरी चिक्की का पैकेट खा लेते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम में चाचा छक्कन रहते तो क्या ना करते। बिल्कुल। तो नसीमा जी आप अभी बताइए रिगार्डिंग चाचा छक्कन। और जी, आपने अभी सुनी कहानी, चचा छक्कन ने सबके लिए केले खरीदे। केले खरीदे तो सबके लिए थे, खाए सब खा कुछ। खुद गए। चलिए इसके नसीमा ऑथर, बिफोर यू गो, ये इमली का बहाना करते करते उन्होंने केले कैसे खा लिए, ये ऑथर ने किस तरह से बताया। डिस्ट्रैक्ट कर दिया ताकि बिंदु जो है वो बेचारा इमली से बर्तन धोते बैठा और ये आस्ते आस्ते सब केले खा लिए। तो चलिए इसके ऑथर इम्तियाज अली ताज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। वो एक मशहूर उर्दू के ड्रामा निगार थे। उन्होंने कई अंग्रेजी और फ्रांसीसी ड्रामों का तर्जुमा किया, शेक्सपियर के भी ड्रामों के तर्जुमे किए। उनकी 70 साल जिंदगी में उन्होंने बहुत नाम। अब हम उनके बचपन के बारे में और वो कैसे बड़े ड्रामा निगार बने उनके बारे में यूट्यूब के जरिए दिखाई जाएगी आपको। इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट अभी और दूसरा पार्ट उसकी कहानी के बाद। जिन्होंने ये कैरेक्टर एक जस्ट वन, तो I will now request Vijay Teksingani to say the next story, चाचा छक्कन ने खत लिखा। और ये आपने अंदाज लगा दिया रहेगा अभी कि जिस तरह से इम्तियाज अली ताज लिखते थे कि स्टोरी के अंदर एक स्टोरी होती, जैसे कि पहले केले खाने से केले खरीदने से केले खाने और वो इमली से बर्तन धोने सब मिक्स करके लाते। उसी तरह से थोड़ा केयरफुली आप सुनना, चाचा छक्कन ने खत लिखा। तो विजू जी प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। शुक्रिया करूं। तो ये कारनामा है, चचा छक्कन ने एक खत लिखा। विश्वास के साथ ये कहना मुश्किल है कि चचा छक्कन जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो उस वक्त उनकी मानसिक दशा क्या होती है। अपनी काबिलियत दिखाने के शौक से लाचार होते हैं या उनके मन में केवल परोपकार का भाव उभरता है। जरा देर के लिए मान लिया कि दोनों ही बातें होती है, अपनी काबिलियत जताने का शौक भी और परोपकार की भावना भी। तो मैं कहता हूं, एक बार ये होना मुमकिन है, 2 बार होना मुमकिन है, 1-2 बार न सही 10-20 बार सही, पर आखिर दुनिया में तजुर्बा भी कोई चीज है। कभी तो ख्याल आए कि ए आदमी, बैठे बिठाए तुझे जो उबाल उठा करता है तो तूने आज तक कोई काम ढंग से पूरा भी किया है? कहीं कामयाबी भी हुई है? किसी ने तारीफ भी की है तेरे काम की? इलाज करने का दावा वो करे जिसे अपनी तजुर्बेकारी पर भरोसा हो, और जो यह ना हो तो क्यों ऐसी बात करे जिससे काली हांडी सर पर रखी जाए। अब आज की ही घटना है कि चची को एक दावतनामे का जवाब लिखने की जरूरत हुई। संयोग से उनका हाथ था रुका हुआ। चचा छक्कन रोज की तरह फुर्सत से बैठे थे। जरा मुख्तसर सा लिखना था, काम भी जल्दी का था, फिर भला कौन चीज उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करने से रोक सकती। इसलिए लिखा आपने जवाब। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम हुआ घर में, कैसा हुल्लड़ मचा और फिर क्या नतीजा निकला, इसकी कहानी तो सुनते ही बनती है। बात यो हुई कि सुबह के बाद चची दालन में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चचा चाय पीकर सहन में कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। एक गाय खरीदने की जरूरतें और उसके फायदे नुकसान के व्यक्तिगत और सामूहिक नतीजे के बारे में चची को ज्ञान प्रदान किया जा रहा था। इतने में बाहर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। बुद्धू भागता हुआ गया और एक खत लेकर वापस आया। चची प्यारी सी चाय
छुट्टन को पिला रही थी। खत लाकर उनके पास रख दिया। इतने में कि प्याली की चाय खत्म हो और चची खत उठाए, चचा ने 10 बार पूछ लिया, किसका खत है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चची चिढ़ गई, बोली तौबा है, खोलने पाई नहीं और सवालों का तांता बांध दिया। मुझे गैर का इल्म तो आता नहीं कि देखे बगैर ही बता दूं किसका खत है। चचा कुछ छेप गए, भला साहब ऐसी क्या खता हो गई कि पूछ लिया, हमारी बला से किसी का हो। ये कहकर उपेक्षा से सिर घुमाकर जल्दी से हुक्का हुक्के के कश लेने लगे। बुद्धू ने कहा, बेगम साहब आदमी बाहर इंतजार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से बैठा न गया। 4-5 कश लेकर उठ खड़े हुए, कुर्ते में हाथ डालकर पेट खुजलाते रहे, फिर बेतकल्लुफी के अंदाज में टहलते हुए बाहर निकल गए। चंद मिनट में वापस आए। कुछ देर बेतरतीबी से सहन में टहले, इंतजार करते रहे कि शायद चची बुलाए। आखिर न रहा गया तो खुद ही पूछा, क्या लिखा है मुंसलिम साहब की बीवी ने। चची ने चाय की प्याली छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात खाने पर बुलाया है। चचा का धीरज छूट गया। बोले, क्या बात है, कोई खुशी। चची ने किसी कदर ससरी अंदाज में कहा, क्या बात होगी, मीर मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी, उन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुला लिया है। शायद और अधिक इत्मीनान करने के लिए चचा बोले, तो गोया जनानी दावत है। फिर ख्याल आया कि बीवी का कहीं आमंत्रित किया जाना एक तरह से मियां की इज्जत और सम्मान का ही कारण है। चुनिंजे इसी भावना के अंतर्गत मुंसलिम साहब की बीवी के तारीफ के गीत गाने लगे। बहुत माकूल बीवी है, ऐसी मिलनसार बीवियां कहाँ नजर आती है आजकल। जरूर जाओ दावत में, बल्कि मौका हो तो उन्हें भी अपने यहाँ बुलाओ। साथ एक सलाह भी फैसले के रूप में पेश कर दी। बच्चे तो जाएंगे ही साथ। चची ने कुछ बिगड़कर धीरे से कहा, पड़ोसियों को भी लेती जाओ। चचा को ये जवाब बुरा न लगा। एक तो चची धीरे से बोली थी और दूसरी कुछ ज्यादा सीधी बात न थी। पेट सहलाते हुए घूमने लगे, फिर रुक गए। बोले, उनका नौकर जवाब का तकाजा कर रहा है। चची ने जवाब में छुट्टन को संबोधित किया, कम वक्त, खुदा के लिए कहीं खत्म भी कर चुक जाए। अब ये जा रहा है पेशन, इस वक्त से परीच प्याली लिए बैठी हूँ, न खुद पीनी नसीब हुई है न अभी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, उधर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप समझिए, ऐसा मौका और चचा अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने से रुक जाए। बोले, हम लिख दे जवाब। चची बोली, न, आप माफी रखिए, छुट्टी पाकर मैं खुद ही लिखूंगी। रोके जाने का कारण चचा क्यों पूछने लगे। बोले, क्या मानी, हम खत लिखना नहीं जानते। चची ने चुप रहना उचित समझा। चचा की कुछ तस्कीन न हुई। अब कोई कानूनी दस्तावेज तो लिखनी नहीं, दावत मंजूर करने का ही खत लिखना है ना, तो इसका लिखना कौन सा ऐसा पहाड़ खोदना है। इतने में जो छुट्टन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो उससे कुछ हुआ गया। चाय की कुल्ली चची के कपड़ों पर पड़ी, वो उंडेल रही थी बीच में चाय, उसका हाथ हिल गया, सारी की सारी चाय कपड़ों पर आ गई। चची हाँ ना मुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पोंछने लगी। उधर बाहर से आवाज आई, क्यों साहब, मिलेगा क्या जवाब। चची ने घबराकर चचा से कह दिया, अच्छा फिर अब तुम ही लिख दो जवाब कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली। पत्र व्यवहार से संबंधित जरूरी सामान जुटाए जाने लगे, हुक्म चलाए जाने लगे। बुंदू मेरा भाई, जरा लाना तो खत लिखने का सामान झपाक से। क्या क्या लाएगा भला। कलम, दावात और कागज। हाँ शाबाश, मगर कौन से कागज। आसमानी रंग के बढ़िया रूलदार, वो जिनकी कॉपी सी है। हाँ जरा दिखाना तो अपनी चाल।
और सुनियो, चला गया। लिफाफा भी चाहिए होगा, और भाई कोई लिफाफा भी तो लाओ, तू जाकर ले आ मुझे, पर नीले रंग का लिफाफा। संदूकचे में रखे हैं, लकड़ी के संदूकचे में। अलमारी में होगा संदूकचा, हरी अलमारी में। सुन लिया ना, जरा फुर्ती से। पर चचा की आदत ही नहीं कि एक बार याद करके कह दे कि क्या क्या चीज चाहिए। उधर मौद आ गया, इधर सोख्ता याद आ गया। अरे हाँ, और सोख्ता भी तो लाना है भाई। सोख्ता सोख्ता कोई नहीं सुनता, ये इमामी कहा गया। ओ इमामी, अबे ओ इमामी, देखी इस बदमाश की हरकतें। बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। जरा तुम चले जाते लल्लू। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। वो जो हरी कापी है नुस्खों की, वो जिसमें नुस्खे नहीं लिखा करते। अजब बूढ़ मगज हो भाई, कीमिया के नुस्खे लाहौर मिला। मियां कापी, हरी कापी, नुस्खों वाली। खैर, अब तुमने देखी है या नहीं, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। उसमें एक सोख्ता है, वो निकाल लाओ और देखना। अमर सुनो, अरे भाई लल्लू, ए मियां लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे। जब हालात है इन लोगों के, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। दद्दू, तुम जाकर रहो, सोख्ता ना लाए, कापी ही ले आए। आखिर खत तो किसी चीज पर लिखकर ही रखा जाएगा ना। हाथ पर रखकर लिखने से तो हम रहे। और सुनना मेरी बात, वो हमारा चश्मा वो वहीं पर रखा होगा, वो भी ढूंढ लाना। लीजिए। और ओके, ठीक है। 1-2 मिनट में घर भर काम में लग गया। एक को कोई चीज मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है और फला चीज नहीं मिलती। कोई कहता है कि फला चीज ताले में बंद है, कुछ का गुच्छा नहीं है, गुच्छा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूंछों की चिंगारियां निकल रही है। आखिर हो तो चीज सुनाई दे। और फिर ये भी तो नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमसे आकर कहे कि साहब फला चीज अपने ठिकाने पर नहीं है, तो कहाँ है? जासूस के बच्चे खुद तलाश करते रहेंगे। पूछने में तो इनकी सुक्की होती है, शान बिगड़ जाती है। फिर अब क्यों आए हो? ढूंढो जाकर। अपनी जगह पर चीज नहीं है तो तुम्ही बदमाशों ने कहीं गायब की होगी। खुदा खुदा करके सारी चीजें जमा हुई। चश्मा लगाया गया। कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीजें लिए हुए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज संभाला, कापी नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं उसका नीब नदारत है। नीब कहा है? लाहौल मिला कुंवर। अबे अंधे, इससे लिखूंगा खत। अबे इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से न लिखता, तुझे कलम लाने को क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका नीब? इस बदतमीजी की माने क्या है? मैं आज मालूम करके रहूंगा ये हरकत किस नालायक की है। बाहर से आवाजें, अजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये देख रही थी और दिल में पेचताप खा रही थी। आवाज सुनकर न रहा गया। बोली, खुदा के लिए अब तुम ये जिरा बंद करो और लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है। जा बेटा बन्नो, मेरा कलम ले आ। चचा उस समय जोश में थे और अपने ख्याल में एक जरा सी तकलीफ के लिए नहीं बल्कि एक उसूल की खातिर बात को बढ़ा रहे थे। उस वक्त चची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी ही शय पाकर नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ गई रही है। ये जरूर इनमें से किसी की हरकत होगी। कोई बच्चा या नौकर हमारे इस कलम के साथ खेलता रहा है और इसी ने ये निट खोया है। कलम को सब गौर से देखो और सच सच बताओ कि ये किसकी हरकत है। इतने में बच्चों की
बन्नो चची का कलम ले आई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली और बोली, अब्बा मियाँ, कल आप ही ने तो इजारबंद डालने के लिए इसका निब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नो को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खकार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैतरा बदला, कनखियों से चची पर नजर डाली, कलम बन्नो के हाथ से ले लिया, सिर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका निब पर रखने लगे। बोले, चलो इसी से काम चल जाएगा। पहले की अपेक्षा अब आवाज बहुत मध्यम थी। जो लड़का दवाद लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। खत लिखना शुरू किया। सिरनामा ही लिखा होगा कि बोले, हैं ये क्या लिख गया मैं। खत का कागज फाड़ डाला, दूसरा मंगवाया, कलम डुबा लिया लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे। आखिर फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में सूख चुका था। अब आप समझे दवात में स्याही कम है। दवात में पूरा का पूरा कलम डाल दिया। कलम के कागज पर जाने की देरी थी कि स्याही का बड़ा धब्बा कागज पर लाहौल कहकर उस कागज को फाड़ डाला। तीसरा कागज मंगवाया, उस पर 2-3 सतरे लिखे गए। इसके बाद कलम रोककर जो कुछ लिखा था पढ़ा। चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं प्रकट हुई। चाची की तरफ देखा, खत को देखा और चुपके से फाड़ डाला। धीरे से मोदे को कहा, खत की कागज की कापी ही लिया। कागजों की कापी आ गई और खत का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हुआ। अब फिर कभी कलम का शिकवा कि निब ठीक नहीं, नया निब है, कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं, फीकी है, कभी सोखता बुरा है कि ये सोखता है या पतंग बनाने का कागज। ये शिकायत, हर शिकायत के साथ एक नया कागज नष्ट करने की भूमिका। इतने में 1/4 घंटा होने को आया। बाहर आदमी आवाजों पर आवाजें दे रहा था। उधर चची छुट्टी पा चुकी है और ये किस्सा खत्म करने का तकाजा कर रही है। बार बार कह रही है कि खुदा के लिए तुम मुझे दो कलम दवात, मैं अभी 2 मिनट में लिखे देती हूँ कागज खत। पर चचा अपनी काबिलियत की इस तौहीन को कैसे बर्दाश्त कर ले। सिर पिटा गए हैं मगर खत लिखने से बाज नहीं आते। पैतरे पर पैतरा बदल रहे हैं और कागज पर कागज रद्दी किए जा रहे हैं। मैं क्या करूं, न कलम टिकाने का न दवात ठीक, लिखूं अपने सर से। इधर से सब बलाएं मेरे सिर पर आन पड़ी है। कमबख्त तो खुदा के लिए परे हटकर खड़े हो। मेरा दम उछलने लगा है। भानुमति का तमाशा तो नहीं हो रहा कि पीले पड़ रहे हो। कभी देखा नहीं खत कैसे लिखा जाता है। अच्छा भाई, सुन लिया, जरा दम लो, खाली तो बैठे नहीं है, जवाब ही लिख रहे हैं। अरे भाई, खुदा के लिए दवात इधर लाओ। अब मैं इधर कुर्सी पर से उठकर डुबाऊं। इन्होंने तो मेरे आए हवास गायब कर दिए। हथेली पर सरसों जमाना चाहती है। न जाने कहा कि अर्जुन विस है कि 2 मिनट में जवाब लिख लेगी। आखिर दावत मंजूर करनी है, कुछ टकासा जवाब तो देना नहीं है कि 2 हर्फ लिखकर किस्सा निपटा दूं। बाहर खड़े आदमी से बोले, अरे भैया आ रहा है जवाब। तुझे काम है तो क्या हमको काम नहीं है? हेलो। अब नीचे अपना नाम लिख गया। मेरी उम्र जोरू की तरफ से खतों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं है कि इन बातों का ख्याल रहे। एक थप्पड़ मारूंगा अगर दबाव फिर से हटाई। एक जगह हाथ नहीं रखता नालायक, बेहुदा कहीं का। काम चोर निवाले हाजिर। अब तफसील कहाँ लिखूं। पूरे 1.5 घंटे में खत खत्म हुआ और उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर नौकर के हवाले कर दिया। उसे फिर एक छोटा सा लेक्चर भी पिलाया। जो दूसरों के घरों पर जाकर जल्दी मचाना बड़ी बदतमीजी की बात है। खत लिखना कोई मजाक नहीं है। ऐसा ही शहर में काम होता तो तुम सिर गाड़ी पैर पहिया करके रोजी क्यों कमाते? कहीं मुंशीगिरी न कर रहे होते? खैर, अब ज्यादा बहस करने में की जरूरत नहीं। मैं
तुम्हें क्या पता तुम्हारे मियाँ लिखने के पहले कितने घंटे सोच विचार करते हैं। खत देकर चचा घर में आए। खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, खत लिखा तो गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चची भरी बैठी थी, बोली खाली हाथ मलने से क्या होगा, साबुन मलो तो उंगलियों की स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा, सचमुच काली काली स्याह हो रहे थे। अभी कुछ बोलने न पाए थे कि चची ने एक और फिक्रा कसा। खैरियत गुजरी के भंजन आने से पहले खत लिखा गया, नहीं तो उसे भी खबर देनी पड़ती कि दोबारा आए, मियाँ ने आज एक खत लिखा है। चचा ने खंतियों से सहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर खत लिखा था उसके चारों तरफ रद्दी की कागज की पुड़िया बिखर रही थी। कुछ कहना चाहा पर फिक्रा मुंह में ही रह गया। अनसुनी कर गुसल खाने में घुस गए। हाथ धोकर मर्दानी में जा बैठे। भंगन आकर सहन साफ कर अंदर कर गई। उसके बाद अंदर चले गए। हुक्का भरवाया और बैठकर पीने लगे। चची की बातें दिल में खटक रही थी। उनको सुनाने के लिए अपने आप को ही संबोधित करने लगे। ऐतराज करने का को सब तैयार है। इस फूहड़ घर में जहां न कोई चीज अपने ठिकाने पर रहती है, न कोई नौकर ढंग का मौजूद है, कोई इससे जल्दी खत लिखकर मुझे दिखाए तो मैं जानूं। और खत लिखने का क्या है, खत चाहो तो मिनट भर में लिख लो, मगर वो खत क्या जिसका न इमला सही न जबान दुरुस्त। खत वो कि जिसको लिखा जाए वो पढ़कर झूमने लगे और यादगार के तौर पर संभाल कर रखे। चची खूब जानती थी कि ऐसे मौकों पर जल्दी सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात जल्दी न भुला दी तो सारे दिन ऐसी ही जली कटी सुनते रहेंगे। बोली तो ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा न लिखा गया होगा। बस खुश हो गए चचा। कहने लगे वो तो उनके नौकर को जल्दी पड़ी थी, नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाकर सुनाता, तब तुम दाद देती। रात को दावत पर मुंसलिम साहब की बीवी ने खत के बारे में कुछ कहा तो मुझे पता जरूर देना। वैसे चाहे उनसे ये न कहना कि हमने लिखा था। बहरहाल तुम्हें अख्तियार है। लेकिन मजा तब आया जब दोपहर को मुंसलिम साहब की बीवी के यहाँ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ खत रखा था और साथ ही एक मजमून का रुपा था। प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेज रही हूँ। मेहरबानी करके नौकर से ये कहला भेजिए कि आप रात को तशरीफ लाएगी या नहीं। चची अभी मुंसलिम साहब की बेगम का खत पढ़ ही रही थी कि चचा छक्कन ने लपक कर उनके हाथ से लिफाफा ले लिया जिसमें उनका खत बंद था। झपट कर बाहर गए और नौकर को खत जो लेकर आया था उससे जोर से बोले, जाओ भाई जाओ, कह देना कि रात को 8 बजे बेगम साहब पहुंच जाएगी। खत की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही कह देना। और जब नौकर चला गया तो आप ही बड़बड़ाने लगे अपने आप से, खत मांग रहा है, पूछो तुम्हारे घर में खत पढ़ने और समझने की काबिलियत भी है किसी में? मैंने साफ साफ लिख दिया था और फिर चचा मर्दाने में जाकर बैठ गए और लिफाफे में से अपना खत निकाल कर पढ़ा। एक बार चुपके से दरवाजे की ओर देखा और फिर जल्दी से लिफाफे सहित खत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पहले तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ सोचकर उसमें से आधे मुट्ठी में लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब चचा को कुछ इत्मीनान हुआ और घर में गए और पानों की डिब्बियां लेकर ले मगर चाची ने पूछ ही लिया, खत में क्या लिखा था, जरा दिखाइएगा तो खत। और चचा फिर कमरे में जाने को तैयार हो गए। बोले, जब वो नहीं समझ पाई तो तुम क्या खाक समझोगी? औरतें सभी कम अक्ल और ना समझ होती है। बल्कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुंसलिम साहब की बीवी इस काबिल ही नहीं कि तुम उनको यहाँ बुलाओ, बल्कि मैंने खुद नौकर से ना कह दिया होता तो तुम्हें भी ये राय देता कि तुम भी ना। चची चाहती थी कि कुछ जवाब दे
मगर चचा फिर झट से बैठक में चले गए और आवाज लगाई, किसी लड़के से पान भिजवा देना। शुक्रिया। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, उन्होंने लिखा क्या था खत में? हाँ? तो ये तो मिस्ट्री है कि क्या लिखा था खत में। शायद हाँ? प्रेम पत्र लिखा था। प्रेम पत्र लिखा था। अच्छा, एनीवे, तो नसीमा जी, वो आप इम्तियाज अली ताज के बारे में कुछ और बताएंगे और एक वीडियो दिखाएंगे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है सामयीन कि आप लोगों को ये 2 कहानियां पसंद आई होगी। हम तो हंस के उल्टे हो गए। चाचा छक्कन के बारे में इम्तियाज अली ताज ने उर्दू की दुनिया में लिख के बहुत ही शोहरत हासिल की। उनकी 2 चीजें ज्यादा मशहूर हुई, चाचा छक्कन की कहानियां और अनारकली का ड्रामा। तो हमने जैसा आधी यूट्यूब देखी, अभी उसका दूसरा हिस्सा देखते हैं कि उनको क्या अवार्ड्स मिले, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने किस। अभी नसीमा जी, आपने मुझे कहा था कि उनके एक दोस्त थे शौकत थानवी, उन्होंने काफी कुछ लिखा है इम्तियाज अली ताज के बारे में। ताज के साथ मिलकर लिखा है। जिस जमाने में इम्तियाज अली ताज उर्दू अदब की दुनिया में शोहरत हासिल कर रहे थे, उसी जमाने में शौकत थानवी जैसे मशहूर राइटर, शौकत थानवी एक राइटर थे जो उनके करीबी साथी थे। दोनों में काफी फर्क था। इम्तियाज अली ताज जब वाकई उर्दू के ताज थे, तब शौकत थानवी महज मोहम्मद उमर थे, वो तब मशहूर नहीं हुए थे। लेकिन दोनों ने मिलकर जब लाहौर की दुनिया की अदबी फजा, शहरी मजलिसों और रेडियो फीचर में मानो धूम मचा दी थी। उम्र में फर्क होने के बावजूद एक जमाना उनकी काबिलियत और अहलियत का कायल हो गया। शौकत थानवी इम्तियाज अली की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। इनका जिक्र वो खुद करते हैं, कहते हैं, चचा छक्कन ने तस्वीर टाली, ये था वो मजमून जिसे पढ़कर सैयद इम्तियाज अली ताज जहन में कुछ इस तरह उभरे जैसे जवानी में किसी को अपना खिलौना याद आ जाए जिससे वो बचपन में खेला करता था, और कुछ ऐसा महसूस हुआ कि गोया के बचपन का कोई बिछड़ा हुआ साथी यकायक मिल गया हो। हालांकि मैं कभी सैयद इम्तियाज अली से ना मिला था, मगर उनके अखबार फूल ही से मैंने उर्दू सीखी। ये पहला अखबार था जो बाकायदा मेरे नाम से आता था, और यही अखबार जिसमें मेरे बड़े भाई अरशद थानवी साहब मेरे नाम से कहानियां लिखकर छपवाया करते थे। हालांकि मैं उस वक्त शौकत थानवी नहीं, सिर्फ मोहम्मद उमर सलमा था। चाचा छक्कन के सिलसिलेवार मज़ामीन को बड़ी यगानिगस यानी बड़ी मुसलसल वो पढ़ते रहते थे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। फिर सैयद इम्तियाज अली ताज का जिंदा जावेद कारनामा अनारकली की सूरत में नजर से गुजरा और दिल से बेसाख्ता निकला। एक अरमान पैदा होकर गया कि काश वे कभी इनसे मिल सकता। तो सोचिए सामईन कि जो एक राइटर दूसरे राइटर से जो इतना मशहूर है मिलना चाहता हो, तो हम तो जानना जरूर चाहते थे कि इम्तियाज अली ताज के बारे में आपसे गुफ्तगू करें। अभी फारूक, तो अभी हम आते हैं प्रोग्राम के एंड में। आपने देखा कि इम्तियाज अली ताज ने किस तरह से चाचा छक्कन का कैरेक्टर एक ह्यूमरस स्टोरी बनाई। डेफिनेटली उनके जो पेरेंट्स थे, बिकॉज उन्होंने पब्लिशर थे, एक उनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस थी, उनकी मदर खुद एक पब्लिशर थी, तो काफी उनके घर का माहौल काफी लिटरेचर बेस्ड था, अदबी था। और फूल नाम के जो एक क्या रिसाला यानी कि मैगजीन जो उन्होंने प्रिंट किया था, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी था, एंड उन्होंने फिर से वापस चालू किया। और मैं एक बात बता दूं कि जब वो 9 साल के थे तो उनके वालिद ने उनके नाम पे फूल रिसाला शाया किया था। अच्छा। शुरू किया था, एज ए बर्थडे गिफ्ट दिया था। एंड एट दैट टाइम जब इंटरनेट नहीं था, तो ये जो मैगजीन्स थे और जो स्टोरीज थे, और मे बी लेटर ऑन हम जो कॉमिक्स पढ़ते थे, इनकी बहुत इफेक्ट होती थी चिल्ड्रन के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, किस तरह से एक कल्चर को हाउ डू यू प्रेजेंट अ कल्चर, बिल्कुल यही एक माध्यम था। जो प्रिंट होता था वही एक माध्यम होता था, चाहे संस्कृति को बच्चों तक पहुंचाने का, चाहे तालीम को पहुंचाने का, या जो भी है। पर एक बात जरूरी है कि जिस तरह से चाचा छक्कन
सबको परेशान करते थे, उसी तरह से मेरे जैसे लोग भी रिमोट किधर है, पेन किधर है, चश्मा किधर है, ये तो जरूर करते हैं. So I think the very खासकर लॉकडाउन के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम. तो प्रोग्राम को एंड करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू करता हूं, और एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं सुनाना चाहता हूं YouTube के जरिए, जी जरूर। कि इम्तियाज अली ताज ने लिखी एक कहानी, चाचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए. आप जानते हो कि धोबन को कपड़े देने में क्या क्या चाचा छक्कन ने घर की क्या दशा बनाई रहेगी. तो ये एक स्टोरी हम सुनते हैं. आई एम श्योर कि ऑडियंस विल बी पेशेंट फॉर 5-10 minutes and listen This to is this only for कहानी. 10 minutes story. Yeah. So I hope today's program was interesting to you. It was curated by Nasima and ably presented in story form by Vijaya Teksingani. अभी उनका नाम होने वाला विजया विश्वास and मैडम नमिता जी. आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टोरी बोला. आई एम श्योर एवरीबॉडी एंजॉयड इट. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. सो विद दिस वी टेक एवरीबॉडीज क्या बोलते हैं उसको उर्दू में आप लोग? रुखसत होते शब बखैर. Good night. Good night to everybody. So thank you, and we'll meet again in future. We have got 2 programs in hand. One, we are doing a musical on Naushad Inshallah. as a music director, and we'll choose a theme. And on 8th March, we have a special program on Women's Day. That's Seher Hone Tak. Called Seher Hone Tak. नित्याशा के बारे में आज कुछ कहानी है. नित्याशा फाउंडेशन के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं ज्ञानादब का, वो जरूर नित्याशा फाउंडेशन के लिए डोनेट करेंगे. एंड नित्याशा फाउंडेशन के लिए डोनेट करने अगर आपको करना है तो आप जरूर नित्याशा फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाएं. उस पर एक डोनेट बटन है. डोनेट बटन पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं. और अगर किसी को दिक्कत होती है तो जो लिंक से आपको मिलता है इनविटेशन, उस पे आप मेरे फोन नंबर पे 9823010962 पे आप जरूर मुझे हाय बोलिए, एंड आई विल बी इन टच विद यू, एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स टू डोनेट टू नित्याशा फाउंडेशन. Definitely Gyanadab does the program and Nityasha Foundation gets a donation. That is the thing. And thank you Vijuji for reminding me of that. So with this, Shabba Khair, good night everybody. Thank you very much.